हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल की। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट करेंगे जितने भी ITI JEE वाले स्टूडेंट हैं सभी के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ITI वाले स्टूडेंट के लिए बेसिकली अभी LATA और कहना चाहिए तो बेसिकली ALP की वैकेंसीज आने वाली है, उसमें भी ITI का सिलेबस होता है। उसके बाद देखेंगे तो MP पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो लाइन अटेंडेंट टेस्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, इसमें भी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की आती है। रिसेंटली अभी DRDO की वैकेंसी आई हुई है, तो DRDO में भी ITI वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद देखेंगे तो JEE के लिए आप देखेंगे पावर ग्रिड में, UPPCL में, PGCL में, ठीक है। और MP की अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यदि आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, तो बेसिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज़्यादा उठाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा वे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो बार बार एग्जाम में पूछे गए ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करेंगे स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चनों का यदि हम बेसिक पैटर्न देखें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो AC सर्किट और DC सर्किट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम यदि देखें कि DC सर्किट के क्वेश्चन और AC सर्किट के क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पर टोटल AC सर्किट के क्वेश्चन को भी और DC सर्किट के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर दोनों को एक साथ मर्ज किया है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 803। तो 803 मतलब ये हो गया कि अभी तक हमने जितने भी सीरीज है इसमें 800 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो फेराइट है, तो फेराइट कोर की बात की जा रही इस क्वेश्चन में। फेराइट कोर क्या होता है, तो फेराइट कोर का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेसिकली फेराइट कोर का यूज़ हम ट्रांसफार्मर में करते हैं स्टूडेंट। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का यूज़ किया जाता है। तो फेराइट कोर का यूज़ ट्रांसफार्मर में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो फेराइट कोर होता है, इस फेराइट कोर में कोर लॉसेस कम होते हैं, मतलब कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होंगे इसमें। तो लॉसेस कम होने के कारण, और इसमें लॉसेस जो है यदि आप देखें ट्रांसफार्मर में, तो ED करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये दो लॉस ज़्यादा होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस और ED करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस और ED करंट लॉस को कम करने के लिए इसका जो कोर होता है वो फेराइट का बना होता है। अब यहाँ पर फेराइट क्या मटेरियल होता है, बेसिकली इस मटेरियल की बात करें हम, तो फेराइट मैग्नेटिक मटेरियल ऑप्शन A दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन B दिया डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑप्शन C दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और ऑप्शन दिया है लास्ट नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन की बात करें हम, तो बहुत से स्टूडेंट फेराइट कोर को जो है फेराइट मटेरियल को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली जो फेराइट कोर यूज़ किया जाता है उसके पीछे रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज़्यादा होते हैं और लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए हम फेराइट कोर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लॉसेस की बात करें तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली जो लॉसेस होते हैं वो ED करंट और हिस्टेरिसिस लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की कोर फेराइट का बनाने के पीछे रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर इसके कोर जो है बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, हिस्टेरिसिस लॉस में ट्रांसफार्मर का कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें पावर लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में पावर लॉस होने के पीछे रीज़न लॉसेस का ही होता है, बेसिकली लॉसेस के कारण ही पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे तो फेराइट कोर एक प्रकार का कौन सा मटेरियल कहलाएगा,
803 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये फेराइट जो कोर होता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जिसका जो मैग्नेटिक मतलब ये कहना चाहिए कि जो मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा बनता है, मतलब चुंबकत्व के गुण जिसमें ज़्यादा विद्यमान होते हैं, तो ये फेराइट मटेरियल होता है बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को। चलिए अब ये जो ट्रांसफार्मर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इन मटेरियल की यदि हम बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है इसको भी समझते हैं दोस्तों हम। चलिए यदि आप परमानेंट मैग्नेट की बात करें, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, तो सबसे पहले मैग्नेट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो मैग्नेट में यदि आप जाते हैं तो मैग्नेट के लिए जब आप मैग्नेट में देखेंगे तो चुंबकशीलता, लेंथ, और इसमें यदि आप देखेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब चुंबकीय पदार्थ के बारे में यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम बेसिकली यहाँ पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो हिंदी जो नेम है इसको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी जाएगी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब यदि इसका हिंदी मीनिंग में आपको बताऊं तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और डाईमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, डाईमैग्नेटिक मटेरियल को कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो बेसिकली पैरामैग्नेटिक मटेरियल है अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं। मतलब कि यदि हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, याद रखिएगा, विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप मैग्नेटिक इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड, ये इसमें क्या क्या आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, जैसे देखेंगे तो आप जस्ता, इसमें क्या क्या आता है, जस्ता, ठीक है, बिस्मथ, बिस्मथ, ठीक है। उसके बाद नमक, सॉल्ट, याद रखिएगा, ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। जल, ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉपर, जिसे चलो कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा, तो तांबा भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आता है, कॉपर, ठीक, ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है, इत्यादि। मतलब कि ये जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, कॉपर, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के क्या है, एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है सभी को। उसके बाद देखें इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो फ्री स्पेस की परमिबिलिटी से कम होती है, ठीक है। उसके बाद यदि इसकी जो परमिबिलिटी है वो इकाई से कुछ कम होती है, याद रखिएगा, लेस देन 1 होती है परमिबिलिटी इसकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये इतने इसके की पॉइंट्स हैं और ये की पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ यदि हम देखें डाईमैग्नेटिक मटेरियल में, डाईमैग्नेटिक मटेरियल में भी ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैंने अभी सेकंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में आपको बताया। तो डाईमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ये मटेरियल बेसिकली प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है।
और अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें हम, तो अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में और डायमैग्नेटिक मटेरियल में। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आपको डीप में समझाता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट? जितने स्टूडेंट अभी लाइव कनेक्ट हैं कृपया साथ वालों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो यह है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, हाँ चलिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, अनुचुंबकीय। ठीक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लौहचुंबकीय, लौहचुंबकीय, और डायमैग्नेटिक मटेरियल को प्रतिचुंबकीय। ठीक, प्रतिचुंबकीय। ठीक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल हैं और इसमें फेराइट क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये इसका आंसर है। अब बेसिकली यहाँ बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की खासियत ये होती है कि ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली सी चुंबकित हो जाता है। ठीक, उसी दिशा में चुंबकित होगा, मामूली सी मतलब थोड़ा चुंबकित। क्या लिखेंगे? थोड़ा चुंबकित। तो थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है बेसिकली। अब ये थोड़ा सा चुंबकित होता है तो कैसा चुंबकित होगा? उसी दिशा में होगा लेकिन थोड़ा सा चुंबकित होगा, याद रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ पूरा चुंबकित हो जाता है, पूरा चुंबकित हो जाता है इस मटेरियल को रखते हैं तो। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, विपरीत दिशा में। क्लियर है? विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। तो इसके तीन सीक्वेंस हैं। थोड़ा सा चुंबकित होना अनुचुंबकीय पदार्थ का है, मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पूरा चुंबकित हो जाता है और प्रतिचुंबकीय मटेरियल जो होता है वो उसके विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है उसमें भी। तो इसके एग्जाम्पल भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली यदि मैं कहूँ कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल हैं जस्ता, बिस्मथ, नमक, जल, कॉपर। उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं आपके सामने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की यदि इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल तो आपको प्लीज़ बहुत पता होगा कुछ स्टूडेंट को। इसका है निकिल, क्रोमियम, ठीक है, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, फोलाद। तो एल्निको में जो निकिल और कोबाल्ट होता है ये इसके बेसिक एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली एग्जाम में यदि पूछे कि फेराइट मटेरियल कौन सा होता है तो आपको लगाना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही फेराइट मटेरियल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वो कैसी, मतलब किस डायरेक्शन में होती है? एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं इनका डायरेक्शन। तो आपको पता है चुंबकीय बल रेखाओं का नॉर्थ से साउथ ही होगा बेसिकली, ये तो सभी को पता है। यहाँ पर देख लीजिए चार ऑप्शन, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ज्ञात करने के लिए क्या नियम प्रयोग किया जाता है बेसिकली देखेंगे हम। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ डिफरेंट कलर आज ग्रीन कलर देखते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बाएं हाथ का नियम बोला है, बायां मतलब कि लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड रूल की बात की जा रही है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कौन सा होता है। ठीक, चलिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा
इन तीनों को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप। एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो लेफ्ट हैंड रूल में इस टाइप से आप इस डायग्राम को बनाएंगे। ये डायग्राम हो गया, तो ये हो गया अंगूठा, दूसरा तर्जनी और तीसरा मध्यमा। इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अंगूठा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है, तर्जनी मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाता है फील्ड को, और मध्यमा करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक, तो ये अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा। अंगूठा डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स का डायरेक्शन, तर्जनी फ्लक्स का डायरेक्शन और मध्यमा करंट का डायरेक्शन दिखाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं बेसिकली स्टूडेंट? चुंबकीय बल इट मीन्स कहने का है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फ्लक्स की दिशा, ऑप्शन सी दिया है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा या मोटर के घूमने की दिशा, ऑप्शन डी दिया है चुंबक की दिशा। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मोटर के लिए अप्लाई होता है, याद रखिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए और राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। ये भी याद होना चाहिए आपको, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए, राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा है इसे ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, या इसे भी कहा जाता है मोटर के घूमने की दिशा। तो मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली स्टूडेंट मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगी उसके बारे में यदि हमें पता लगाना है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? आंसर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। रिलेटिव परमिबिलिटी मतलब सापेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक क्या होगा स्टूडेंट बेसिकली? चलिए देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक क्या होगा? सापेक्ष चुंबकशीलता। याद रखिएगा, परमिबिलिटी मतलब क्या होता है? चुंबकशीलता, और परमिटिविटी यानी होता है विद्युतशीलता। इस पॉइंट में मतलब ये की पॉइंट होते हैं। परमिबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, इसको म्यू से शो करते हैं, और परमिटिविटी यदि रहा तो उसे विद्युतशीलता कहते हैं और उसे एप्सिलॉन से शो करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, रिलेटिव परमिबिलिटी इसको म्यू आर से शो किया जाता है शॉर्टकट। इसका मात्रक क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, हेनरी पर मीटर, ऑप्शन बी दिया है हेनरी। तो हेनरी किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये इंडक्टेंस का मात्रक होता है, मतलब कि इंडक्टेंस एल का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, हेनरी पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। इट इज डायमेंशनलेस, या मतलब कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता, ऐसा दिया हुआ है। तो बेसिकली रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है? 8। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए, ये इसका आंसर होगा। मतलब हेनरी पर मीटर जो है रिलेटिव परमिबिलिटी का सापेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक कहलाता है। 806 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है सभी को? यदि समझ में आ रहा है तो थंब प्रेस कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थायी चुंबक का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? बेसिकली हम किसमें नहीं कर सकते? ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, लिखा है मैग्नेटोज, ऑप्शन बी दिया है एनर्जी मीटर, ऑप्शन सी दिया है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी दिया है लाउड स्पीकर। तो परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किस में नहीं किया जा सकता? तो बेसिकली लाउड स्पीकर में तो परमानेंट मैग्नेट होते हैं और मैग्नेटोज में होते हैं। अब किस में नहीं किया जा सकता पूछा गया है, तो बेसिकली यूज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक इसका आंसर क्या होगा?
ट्रांसफार्मर में जो कॉइल होती है उसमें मैंने कभी भी ट्रांसफार्मर में मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट नहीं देखा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट मैग्नेट बनता ही नहीं, या परमानेंट मैग्नेट होता ही नहीं ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिगैसिंग एक प्रक्रिया है, मतलब कि डीगैसिंग, गैस का जो निकलना जो है, ये एक क्या लिखा है? डीगैसिंग एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? चुंबकीय अशुद्धि मिलाने की, ऑप्शन बी दिया है पदार्थ से गैस निकालने की, ऑप्शन डी दिया है मेटालिक पार्ट्स को पुनः चुंबकित करने की, या ऑप्शन डी दिया है मेटालिक पार्ट्स को विचुंबकित मतलब डीमैग्नेटाइज करने की। तो डीगैसिंग एक प्रक्रिया है, और ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किस टाइप की प्रोसेस है, ये पूछा गया है बेसिकली। तो इस प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। मतलब कि ये मेटालिक पार्ट को यदि डीमैग्नेटाइज करना है आपको, तो डीमैग्नेटाइजिंग करने की जो प्रोसेस होगी वो डीगैसिंग कहलाएगी। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इतना भी याद रखते हैं तो बहुत है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन अ फिलामेंट लेफ्ट हैंड रूल, मतलब कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मतलब कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम में तर्जनी हमेशा क्या दिखाता है? तो तर्जनी को इसको कहा जाता है इसको फर्स्ट फिंगर कहा जाता है। फर्स्ट फिंगर याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है फर्स्ट फिंगर। तो तर्जनी अंगूठा को कहा जाता है तर्जनी मध्यमा। तो अंगूठा को क्या कहेंगे आप? थंब, ठीक, थंब। तर्जनी को फर्स्ट फिंगर और मध्यमा को मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर याद रखिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इंग्लिश वर्ड पूछ लेता है, हिंदी वर्ड नहीं पूछता। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तर्जनी हमेशा क्या दिखाता है? तो तर्जनी हमेशा क्या दिखाएगा दोस्तों? लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर अंगूठा है तो ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तर्जनी यहाँ पर है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाता है, और मध्यमा यहाँ पर होगा और ये करंट का डायरेक्शन दिखाता है। तो फोर्स का डायरेक्शन, ठीक, फ्लक्स का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर मध्यमा की बात की जा रही है, तर्जनी की बात की जा रही है। तो तर्जनी हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स का, फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो ये कभी कभी एग्जाम में एक एक पॉइंट को अलग अलग करके पूछ भी लेता है स्टूडेंट। चलिए 810, गिलबर्ट किसका मात्रक है? तो ये जो गिलबर्ट है ये विलियम गिलबर्ट है बेसिकली, विलियम गिलबर्ट। और विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है ये साइंटिस्ट है विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट एक साइंटिस्ट है और उनके नाम पर मात्रक रखा गया है। तो इन्होंने किसी ऐसी चीज़ की खोज की होगी जिसकी वजह से उनके नाम पर उस जो फाउंड किया गया, खोज किया गया, उसका मात्रक रख दिया गया। जैसे कि वोल्ट मीटर, वोल्टेज की खोज किसने किया? वोल्टा ने। तो उसके नाम पर, उन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया? उसकी इकाई रख दी गई। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है दोस्तों? करंट की खोज किसने किया? आंद्रे मेरी एम्पियर ने। तो एम्पियर उसके सरनेम के नाम पे उसकी इकाई रख दी गई। तो वैसे ही गिलबर्ट किसका मात्रक होगा बेसिकली? तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF लिखा हुआ है, ऑप्शन बी दिया है MMF, और ऑप्शन सी दिया है कंडक्टेंस, ऑप्शन डी दिया है परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी मतलब समझते हैं आप, ये चुंबकशीलता नहीं होगा, ये क्या होगा दोस्तों? विद्युतशीलता होगा।
परमिटिविटी मतलब क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, कंडक्टेंस को जी से शो किया जाता है, और एमएमएफ जो है और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो जो विलियम गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैग्नेटोमोटिव फोर्स की खोज की थी। ठीक है, एमएमएफ, ये इसका आंसर होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, और ये एग्जाम में हमेशा आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट। परमिबिलिटी का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा। परमिबिलिटी जिसे म्यू से शो करते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट। परमिबिलिटी का अपोजिट क्या होगा, मतलब चुंबकशीलता का अपोजिट क्या होगा। क्लियर है स्टूडेंट, चुंबकशीलता का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन दिया है रिलक्टिविटी, सस्पेक्टिबिलिटी, परमिटिविटी और कंडक्टेंस। तो रिलक्टिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, परमिबिलिटी क्या है, ठीक है, सस्पेक्टिबिलिटी क्या होता है। अब यहाँ पर जो 11 क्वेश्चन है, इस 11 क्वेश्चन में इन सारे टॉपिक को यहाँ पर पूछा गया है। तो बेसिकली दोस्तों परमिटिविटी का जो परमिबिलिटी का जो व्युत्क्रम होता है वो रिलक्टिविटी होता है, उसे क्या कहते हैं हम, रिलक्टिविटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो परमिबिलिटी का अपोजिट हो जाएगा रिलक्टिविटी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिलक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलक्टिविटी। क्लियर है सभी को, परमिबिलिटी का आंसर क्या हो जाएगा, परमिबिलिटी का अपोजिट होता है रिलक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी पदार्थ में कुछ चुंबकत्व रह जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो यदि आप एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड यदि रख देते हैं जैसा का वैसा बचा रह जाता है, तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने पर भी पदार्थ में कुछ जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बची रह जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उससे रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म कहा जाता है, जिसे अपशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। ये इसका आंसर होगा। तो एक्साइटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उस पदार्थ में चुंबकत्व के गुण विद्यमान होते हैं, तो ये इसे क्या कहते हैं हम, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, आईएमपी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है, मैक्सवेल होता है, टेस्ला होता है, वेबर होता है, या फिर ए और सी दोनों होता है। तो फ्लक्स का वेबर तो सबको मालूम है, ठीक, फ्लक्स की इकाई वेबर, ठीक, इतना तो पता है। इसके साथ साथ एक और इसका जो है इसकी इकाई होती है जिसे कहते हैं मैक्सवेल, जिसे क्या कहा जाता है, मैक्सवेल। मतलब वेबर भी होता है और मैक्सवेल भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब बोथ, वेबर भी होता है फ्लक्स का और मैक्सवेल भी होता है, फ्लक्स का मैक्सवेल भी होता है और वेबर भी होता है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और यही क्वेश्चन स्टूडेंट से बनते नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, एक टेस्ला किसके बराबर होगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर mm। ऑप्शन बी दिया है 1 वेबर पर मीटर, ऑप्शन सी दिया है 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, एंड ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबो। तो बेसिकली 1 टेस्ला जो है ये किसके बराबर होता है, यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर अपान 1
1 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, कहीं कोई स्क्वायर मीटर पड़ता है, कोई मीटर स्क्वायर पड़ता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मैक्सवेल बराबर कितना होता है? तो 1 मैक्सवेल बराबर 4 ऑप्शन दिए हैं, 10⁻⁻8 वेबर, ऑप्शन बी दिया है 10⁻4 वेबर, ऑप्शन सी दिया है 10⁻4 वेबर एंड ऑप्शन डी दिया है 10⁸ वेबर। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 10⁸ वेबर होता है। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁸ वेबर, और वेबर को WB से शो किया जाता है। ये इसका मोस्ट, यहाँ इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होती है? मतलब कि विद्युत की मात्रा, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है ये पूछा गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन दिया है एम्पियर आवर, वाट, जूल एंड कूलाम, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं हमें, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या होती है? कूलाम होती है, बेसिकली ये इसका आंसर होगा। तो ये हमें पता रहना चाहिए, है ना। विद्युत की मात्रा की जो इकाई होगी, विद्युत की मात्रा की इकाई क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में किसके समकक्ष है? अब इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, उसमें कंडक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक सर्किट में किसके समकक्ष होता है? परमियंस के, रिलक्टेंस के, इंडक्टेंस के और फ्लक्स के, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस जो है वो मैग्नेटिक सर्किट में किसके समकक्ष होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। बेसिकली परमियंस के इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट के समकक्ष में परमियंस के बराबर होता है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कंडक्टेंस ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है और परमियंस ये मैग्नेटिक सर्किट में होता है, ठीक है। ये इस टाइप से आपको समझना होगा। कंडक्टेंस आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में और परमियंस मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे कंडक्टेंस क्या है, जिसमें ये है चालकता, और परमियंस ये इसको कहते हैं चुंबकशीलता, ठीक है। मतलब कि कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, उसमें सहायक करता है कंडक्टर करंट को फ्लो होने में। वैसे ही परमियंस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने में सहायता करता है परमियंस। कहने का मतलब ये है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिलक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है? इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट से नहीं बनते। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मैं आपको जो क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ ये बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बेसिक के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत हायर स्टडी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं स्टूडेंट, और बेसिक के क्वेश्चन ही उनसे नहीं बनते और जिसके कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो रिलक्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है उसका देखेंगे। रिलक्टिविटी ऑप्शन बी दिया है, परमियंस ऑप्शन सी दिया है, परमिबिलिटी ऑप्शन डी दिया है, सस्पेक्टिबिलिटी। तो रिलक्टेंस ये होता है, बेसिकली रिलक्टेंस क्या है? तो रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम
रिलक्टेंस का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिकल सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम रेजिस्टेंस का होता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम रिलक्टेंस का होता है। तो रिलक्टेंस जो है इसका अपोजिट क्या होगा? जैसे कि रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा? कंडक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होगा? कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को जी से शो किया जाता है। वैसे ही रिलक्टेंस ये मैग्नेटिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो रिलक्टेंस का अपोजिट होता है परमियंस। क्लियर स्टूडेंट? और परमियंस का काम क्या है? ये मैग्नेटिक सर्किट में को सेटअप करने का काम करता है, सेट करने का काम करता है। ठीक है, सहायता करने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? किसी कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए किस मैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है? यदि हिस्टेरिसिस लॉस है आपको कम करना है, तो कम करने के लिए ऐसे कौन से मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करें जिससे कि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाए? तो बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना है आपको, तो क्या करेंगे? सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे या आयरन का बनाएंगे या कॉपर का बनाएंगे या एल्युमिनियम का बनाएंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए आपको सिलिकॉन स्टील का बनाना होगा। किसका बनाएंगे आप? हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना है तो मैग्नेटिक मटेरियल सिलिकॉन स्टील का यूज करके आप हिस्टेरिसिस लॉसेस को कम कर सकते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? तो हिस्टेरिसिस में देखो, ये यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है यहाँ पर आई, और सिलिकॉन में भी क्या है? आई। तो ये इस टाइप से याद रख सकते हो आप। ठीक है, बेसिक यदि ट्रिकी तौर पे याद रखना है तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बना जाता है। और यदि ईडी करंट लॉस को कम करना है, ईडी करंट लॉस को कम करना है स्टूडेंट, तो जो सिलिकॉन स्टील के जो पट्टी होंगी उसको लेमिनेटेड कर देते हैं। क्या करते हैं? लेमिनेटेड कर देते हैं, मतलब लेयर चढ़ा देते हैं। वो भी कौन सी? इंसुलेशन की, इंसुलेशन लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो ये याद रखने की चीज़ें हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए उस कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं। बेसिकली किसको करते हैं? कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं, क्योंकि ये हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में या मोटर के कोर में होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर में ज़्यादातर होता है, देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम किससे प्रभावित होता है? सबसे कम किससे प्रभावित होगा? तो हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम किससे प्रभावित होगा स्टूडेंट? बेसिकली यदि ये क्वेश्चन को हम देखें तो हिस्टेरिसिस लॉस ये 4 ऑप्शन दिया है: वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी, कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। तो हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम प्रभावित होता है, तो वो होता है टेम्परेचर से। टेम्परेचर से सबसे कम प्रभावित होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक मशीन में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है? बेसिकली क्या कम करने के लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल मशीन में बेसिकली लेमिनेटेड कोर का उपयोग किस चीज़ को या कौन से लॉस को कम करने के लिए
इसमें जो क्या कम करने के लिए लिखा है, मतलब कौन से लॉसेस को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लेमिनेटेड यदि है, लेमिनेटेड कोर को यदि हम लेमिनेटेड करते हैं, तो कोर को लेमिनेटेड करने पर, लेमिनेटेड यदि करते हैं तो क्या कम हो जाएगा, ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। बेसिकली ये इसका आंसर होगा। ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल मशीन के लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं, जिससे ईडी करंट लॉस कम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक 0.15 हेनरी के इंडक्टेंस सर्किट को 180 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इंडक्टिव कॉइल में एकत्रित होने वाली ऊर्जा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एनर्जी बताना है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ LI², ये इसका फार्मूला है। E इज इक्वल टू हाफ LI²। तो हाफ LL का कितना मान दिया है स्टूडेंट, 0.15 हेनरी। एंड करंट में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 80 मिली एम्पियर की। तो 80 मिली एम्पियर मतलब 80 मिली एम्पियर को यदि हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो अब 180 मिली एम्पियर है, तो 180 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.15। अब यहाँ पर आई का मान कितना दिया है, 180 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एम्पियर मिली एम्पियर में है, तो इसको एम्पियर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे मिली एम्पियर में, तो मिली में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसमें पावर हो जाएगा 10⁻³ की मिली में। तो E इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं तो हम 0.15 इंटू, अब ये हो जाएगा दोस्तों 180, ठीक है, इंटू 10⁻³ ये इतना हो जाएगा। ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.15 इंटू 180 इंटू 10⁻³ ये हो गया। ठीक है, अब ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ आएगा E इज इक्वल टू 2.43 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक, इतना आएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ में से देख लीजिए 2.453 इंटू 10⁻³ कहाँ आंसर दिया हुआ है, कहाँ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो 822 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये इसका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निम्न में से किस पर सबसे कम ईडी करंट लॉस होगा, सबसे कम ईडी करंट लॉस, ऑन एयर, ऑन लेमिनेटेड आयरन कोर, ऑप्शन सी दिया है इन आयरन कोर, एंड ऑप्शन डी दिया है पाउडर्ड आयरन कोर। चलिए देखते हैं पाउडर्ड आयरन कोर। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। लेमिनेटेड कोर में सबसे कम ईडी करंट लॉस होगा, ये तो आप सभी को मालूम है, क्योंकि कोर को लेमिनेटेड इसलिए करते हैं कि ईडी करंट लॉस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 824,
निम्न में से कौन सा सर्किट एलिमेंट करंट में परिवर्तन का विरोध करेगा? अब करंट में परिवर्तन का विरोध कौन सा सर्किट करेगा स्टूडेंट? यदि चार ऑप्शन देखें तो सर्किट एलिमेंट करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध कौन करता है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध कौन करता है, यही चीज़ तो हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। अब करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध कौन करता है और वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध कौन करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा यदि हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है? सी कैपेसिटर क्या करता है? ये इसकी एक खासियत ये होती थी Q इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसमें V होता है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर में होता है। इंडक्टर में क्या है? हाफ Li² होता है या माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी आपने पढ़ा होगा। इसमें करंट के अपोज यहाँ पर विरोध मतलब कि परिवर्तन का विरोध करता है। तो कुल मिला के निम्न में से कौन सा सर्किट एलिमेंट करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब उसको करंट में होने वाला परिवर्तन उससे पसंद नहीं है बेसिकली। तो करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन बी, इंडक्टेंस ओनली, मतलब कि जिसे आप L से शो करते हैं इंडक्टेंस को। मतलब ये कोई कॉइल है, अब इस कॉइल में जब आप करंट फ्लो करते हैं डियर स्टूडेंट, तो इसमें होने वाले जो करंट के मान में परिवर्तन है, ये परिवर्तन इसे पसंद नहीं है और करंट में होने वाले परिवर्तन का ये विरोध करता है इंडक्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। यह जिससे विरोध होगा उसी का क्या करेगा? ये विरोध करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायर की रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करती। तो वायर की विशिष्ट प्रतिरोध किस पर मतलब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड होता है? तो वायर की जो बेसिकली रेजिस्टिविटी हो, ये चार ऑप्शन दिया है, लेंथ पर, मटेरियल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर या नन ऑफ द अबव पर। मतलब किस पर विरोध, मतलब कि उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी जो होती है वह किस पर डिपेंड करेगी। तो बेसिकली आपको मालूम है R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपॉन A, ये फार्मूला सभी को पता है। अब देख लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो P जैसे दिख रहा है। तो ये लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो चार ऑप्शन में देख लीजिए, चार ऑप्शन में क्या होना चाहिए? 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर। 25 का क्या आंसर है? 25 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो वायर की रेजिस्टिविटी वो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? तो मटेरियल पर, पदार्थ के, मतलब कि ये समझिए कि उसके मटेरियल पर ही डिपेंड करेगा कि उसके मटेरियल का नेचर कैसा है बेसिकली। तो दोस्तों इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थे 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और बार बार रिपीट हो रहे थे। यहाँ से 26 क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। R ओम के N रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध X है, और जब इन N रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होता है? भाई सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना होता है सीरीज में, और पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितना होगा बेसिकली। तो सीरीज में जोड़ते हैं तो N ही हो जाता है, या इसको बोलेंगे NR हो जाएगा, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक। सही आंसर इसका क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आएगी, क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके आगे वाली जो क्लास है दोस्तों,
यदि उसे उस आगे वाली क्लास को देखने के लिए मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि दोस्तों क्लास को जैसे ही कि आप इस क्लास को देखते हैं वैसे पूरी क्लास को आप देखिए। इससे एक फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन इसके प्रीवियस क्लास में बताए गए जो क्वेश्चन है वो उनका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के जो पीडीएफ हैं वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड होंगे। बेसिकली अब हम टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों सभी से यही कहूँगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। और जिस तरीके से अभी नया वेरिएंट कोरोना का आया है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप मास्क ज़रूर लगाएं और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। क्लियर है दोस्तों? एक और आवश्यक सूचना है सभी स्टूडेंट के लिए कि हम साइंस की क्लास लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं। साइंस की क्लास इसलिए डिमांड पर लेकर आने वाले हैं क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको साइंस की ज़रूरत होती है। मतलब कि बहुत सी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है, जैसे रेलवे की एग्ज़ाम में साइंस पूछा ही जाता है, व्यापम की एग्ज़ाम में, एमपीसीजी की जो भी एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में उसमें भी साइंस पूछा जाता है। और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस का पोर्शन पूछा जाता है। लगभग साइंस का जो पोर्शन होता है वो 20 से 25 नंबर का पूछा ही जाता है, या तो 20 नंबर का या तो 25 नंबर का, ये क्वेश्चन पूछते ही हैं दोस्तों। और बेसिकली रेलवे का तो फेवरेट है, साइंस के बगैर तो रेलवे कह नहीं सकते हम। और वहाँ से रेलवे से क्वेश्चन रेलवे में एग्ज़ाम में, ग्रुप डी में, एएलपी में एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो हम अभी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं रेलवे के लिए, स्पेशल फॉर रेलवे के लिए, स्पेशल फॉर स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम के लिए, कि हम साइंस के जो चैप्टर हैं उसको कवर करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आने वाले। दोस्तों आपको अच्छा लगेगा, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए जय हिंद।